मेरे पापा वंश बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने एक लोमड़ी को पकड़ लिया ताकि उसे रात भर रख सकें। लेकिन सिर्फ एक रात बाद ही वो लोमड़ी एक बहुत खूबसूरत औरत बन गई। मेरे पापा इतना डर गए कि उन्होंने तुरंत पैर पकड़कर माफी मांगी। पता चला कि वो औरत बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। उसने तो हर दिन ऐसा करने के लिए कहा और इस तरह से उनकी अच्छी रात की रूटीन शुरू हो गई। बाद में मेरी लोमड़ी माँ 10 महीने प्रेग्नेंट रही और उसने मुझे जन्म दिया। सालों बाद जब मैं पहाड़ पर लकड़ियां काटने गया तो मैंने एक बहुत बड़ा अजगर एक छोटी लोमड़ी को कसकर जकड़े हुए देखा। मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की। मैंने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी सीधे उस पर फेंक दी। वह सीधे अजगर के सिर पर जाकर लगी। अजगर थोड़ा तड़पा और तुरंत मर गया। हालांकि छोटी लोमड़ी अजगर के हमले से बच गई थी, लेकिन वह बुरी तरह घायल थी। मैं उसे जल्दी से अपने घर ले आया और जड़ी बूटियों से उसके घावों का इलाज किया। बस कुछ ही दिनों बाद वो नन्हा जी फिर से दौड़ और कूद सकता था। तब से यह छोटी लोमड़ी मेरे घर से जाने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन मैं एक अनाथ हूं जिसका कोई नहीं है। मैं बड़ी मुश्किल से अपना पेट भर पाता हूँ। मैंने उसे कई बार वापस जंगल में भेजने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब रात होती वह फिर से मेरे दरवाजे पर आ जाती, अपने मुंह में या तो जंगली फल लेकर या फिर कोई जंगली खरगोश या तीतर। तभी मुझे आखिरकार समझ आया कि छोटी लोमड़ी मुझे यह बताने की कोशिश कर रही थी कि वह अपना पेट खुद भर सकती है और मुझे उसे खिलाने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे आखिरकार चैन मिला और मैंने उसे रुकने दिया। उसके बाद वो छोटी लोमड़ी मेरे 18 साल के होने तक हर समय मेरे साथ रही। अचानक वो छोटी लोमड़ी चली गई। मैंने अंधेरा होने तक इंतजार किया, लेकिन वे कभी वापस नहीं आई। तभी जब मैं उसे खोजने बाहर जाने ही वाला था, एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर आ गई। वह लाठी के सहारे खड़ी थी और उसके चेहरे पर बहुत प्यार था। जवान आदमी, मैं अपनी पोती को ढूंढने आई हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हाल ही में गांव से बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया है। आपकी पोती कौन है? बूढ़ी औरत ने तब धीरे से खांसी की, मेरी तरफ देखा और कहा, मैं कुछ साल पहले बाहर गई थी और अपनी पोती को घर की देखभाल के लिए छोड़ गई थी। लेकिन जब मैं वापस आई तो वह जा चुकी थी। किसी ने कहा कि वह तुम्हारे घर में रह रही है। यह सुनकर मैं चौंक गया। साफ है कि इस घर में सिर्फ मैं ही रहता हूँ। मैंने प्यार से जवाब दिया, आप शायद गलत जगह आ गई हैं मैडम। वह बूढ़ी औरत यह सुनकर सिर हिलाने लगी, लेकिन उसकी नजरें मेरी रसोई पर टिकी थी। मैंने मुड़कर देखा तो पाया कि वह छोटी लोमड़ी वहीं बैठी थी। उसने बूढ़ी औरत के सामने अपनी पूंछ हिलाई और ऐसा लगा मानो वह मुस्कुरा रही हो। जब बूढ़ी औरत ने उस छोटी लोमड़ी को देखा तो वह बस मुड़ी और बिना कुछ कहे उस रात वहां से चली गई। छोटी लोमड़ी हमेशा की तरह मेरे पेट पर सो गई। अगले दिन जब मैं उठा तो छोटी लोमड़ी फिर गायब थी। मैं बिस्तर से बाहर ही निकला था कि मुझे मेज पर एक लाल बेली बैंड दिखा, जिसके अंदर बालों का एक गुच्छा था और बीच में लाल कागज से लिपटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आया कि यह किस लिए था, इसलिए मैं ये चीजें लेकर गांव के मुखिया के पास गया। जब मुखिया ने ये सामान देखा तो वह हंसते हुए बोले, वाह, कोई लड़की तुम पर लट्टू है। तुम इसे उसके घर शादी का रिश्ता लेकर ले जा सकते हो। चलो दादा को बताओ कि किस लड़की ने तुम्हें यह दिया है। मैं वहीं जम गया। क्या छोटी लोमड़ी इसे मेरे लिए वापस लाई थी? लेकिन मुझे जिसकी उम्मीद नहीं थी वह यह कि उस दिन के बाद से छोटी लोमड़ी फिर कभी नहीं दिखी। उसके जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। हर दिन खाने और सोने के अलावा मैं पहाड़ों में हर जगह उसे ढूंढता रहा, लेकिन दुख की बात है कि मुझे उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैंने आधे महीने से ज्यादा खोज की और फिर भी छोटी लोमड़ी नहीं मिली। तब तक मैं पूरी तरह हार मान चुका था। मुझे लगा कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। फिर एक रात आधे महीने बाद एक बूढ़ी औरत मेरे दरवाजे पर बैठकर रो रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। मेरी आवाज सुनते ही वह बूढ़ी औरत झटके से ऊपर उठी और भारी आवाज में बोली, मैं अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। मेरा पोता गायब है। तुमने उसे देखा है ना? यह सुनकर मैं कांप उठा। पिछली बार कोई पोती को ढूंढने आया था, अब कोई पोते को ढूंढ रहा है। वे सब लोग मेरे घर पर ही लोगों को ढूंढने क्यों आ रहे हैं? मैंने जल्दी से कहा कि मैंने उसके पोते को नहीं देखा, लेकिन बूढ़ी औरत के चेहरे पर उलझन साफ दिखी। तुमने नहीं देखा? उससे 6 साल पहले के बारे में क्या तुमने 6 साल पहले मेरे पोते को देखा था? वह ऐसे पूछ रही थी जैसे मेरा पूछताछ कर रही हो। मैंने बहुत देर तक सोचा और मुझे कुछ भी याद नहीं आया। आपको गलतफहमी हो रही है मैडम, मैंने सच में आपके पोते को नहीं देखा है। मेरी बात सुनकर वह बूढ़ी औरत चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर मैं इतना डर गया कि पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। मैं मुड़ा और भाग गया। लड़खड़ाते सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंचा और उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो अभी हुआ था। गांव का मुखिया सुनते ही जम गया। उसने मेरे पीछे इशारा किया और कहा, क्या तुम इसी की बात कर रहे हो? मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैं पूरी तरह कांपते हुए पीछे मुड़ा और देखा कि वह बूढ़ी औरत बिना कोई आवाज किए ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। मैं बुरी तरह डर गया और तुरंत गांव के मुखिया के पीछे छिप गया। मुखिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम किस गांव से आई हो? आधी रात को किसी छोटे बच्चे को इस तरह डराना अच्छी बात नहीं है ना? बूढ़ी औरत ने धीमी भारी आवाज में कहा, मैं यहाँ अपने पोते को ढूंढ रही हूँ। उसके बाद मुखिया ने चाहे जो भी पूछा, उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस वही अजीब सी मुस्कान बिखेरती रही। तो मुखिया ने अपने घर से 2 अंडे निकाले और उसे दे दिए। इन्हें लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे इलाके में दोबारा आकर लोगों को मत डराना, कौन जानता था
बूढ़ी औरत ने बस उन अंडों की तरफ देखा और उन्हें जमीन पर पटक दिया। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया और जोर से चिल्लाई, इसने मेरे पोते को मारा है। आह, मैं इसे जिंदगी भर चैन से नहीं जीने दूंगी। यह सुनकर मुखिया का चेहरा फौरन पीला पड़ गया। फिर उसने मुझे आंगन की लाइट जलाने को कहा। मैं जल्दी से स्विच दबाने भागा। दरवाजे के सामने का हिस्सा तुरंत जगमगा उठा। तभी मुझे सब कुछ साफ दिखाई दिया। बूढ़ी औरत के कंधे पर एक जहरीला सांप लिपटा हुआ था। वह अभी अपने 2 दांत बाहर निकाल रहा था और मुझे घूर रहा था। मुखिया फौरन घबरा गया। उसने फुसफुसाते हुए मुझसे कहा, बेटा, मेरी नजर कमजोर है, जरा देखो तो क्या उस बुढ़िया की परछाई है, देखोगे क्या? यह सुनकर मैंने अपना सिर घुमाया। देखा तो वह बुढ़िया लाइट के ठीक नीचे खड़ी थी और सच में उसकी कोई परछाई नहीं थी। मेरे पसीने छूट गए। मैं इतना डरा हुआ था कि कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला दिया। विलेज चीफ अचानक जोर से बोले, डरो मत बेटा, मेरे कमरे में एक पुरानी तलवार है, अभी जाओ और मेरे लिए उसे लेकर आओ। यह सुनकर मैं कांपते हुए घर के अंदर भागा, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा और मुझे कोई तलवार नहीं मिली। जब मैं उन्हें ये बताने बाहर आया कि मुझे वे नहीं मिली, तो मैंने देखा कि बुढ़िया वहां से जा चुकी थी। विलेज चीफ मुझे खींचकर घर के अंदर ले गए। काफी डरे हुए दिख रहे थे और उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। नासमझ बच्चे, कोई तलवार नहीं है, मैंने उससे झूठ बोला था। तुमने किसी बुरी चीज से पंगा ले लिया है। विलेज चीफ के ऐसा कहने के बाद उन्होंने घर की सारी लाइटें बंद कर दी और मुझसे पूछा कि क्या मैंने किसी चीज का अपमान किया है। मैंने बहुत सोचा। मैंने पूरी जिंदगी में कभी किसी का अपमान नहीं किया था। क्या तुमने कभी किसी ऐसी चीज को मारा है जिसे नहीं मारना चाहिए था? यह सुनकर मुझे अचानक 6 साल पहले की बात याद आ गई। एक छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए मैंने एक सफेद सांप को मार डाला था। मैंने विलेज चीफ को इसके बारे में बताया और यह सुनकर वे बुरी तरह कांपने लगे। अरे मनहूस बच्चे, तुम पहाड़ की चीजों को ऐसे ही कैसे मार सकते हो? विलेज चीफ ने कहा कि वे मुझे कल ओझा के पास ले जाएंगे और मुझसे कहा कि आज रात उनके कमरे में सो जाऊं। कोई भी तुम्हारा नाम पुकारे तो जवाब मत देना, समझे? मैंने विलेज चीफ की बात मान ली। मैं कुछ भी बोलने से डर रहा था, लेकिन जब आधी रात हुई तो बाहर से अचानक एक अजीब आवाज आई। फिर मैंने उस बुढ़िया को रोते हुए सुना। मैंने खिड़की से बाहर देखा। एक झुकी हुई परछाई खिड़की के बाहर चक्कर लगा रही थी। वह थोड़ी देर इधर उधर घूमी, फिर अचानक खिड़की से सट गई, जैसे वह मुझे ढूंढ रही हो। मैं इतना डर गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। तभी दूसरे कमरे से विलेज चीफ की आवाज आई, अपने सिर को रजाई से ढक लो, देखो मत। मैंने जल्दी से खुद को रजाई में लपेट लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन रोने की आवाज बंद नहीं हुई। वह धीरे धीरे तेज और धीमी होती जा रही थी, पास आती और दूर जाती आवाज। रात के 3 बजे के बाद ही बाहर रोने की आवाज आखिरकार बंद हुई, लेकिन मेरी हिम्मत फिर भी नहीं हुई कि रजाई से बाहर निकलूं। पता नहीं कितना टाइम बीत गया जब तक मुझे धीरे धीरे नींद नहीं आ गई। सपने में मैंने एक सफेद सांप को मेरी तरफ घूरते हुए देखा। उसने इंसानी आवाज में कहा, मेरी जान मुझे वापस लौटा दो। मैं उस बुरे सपने से जाग गया और बिस्तर पर झटके से बैठ गया। खिड़की के बाहर पूरी तरह दिन निकल आया था। गांव के मुखिया मेरे बिस्तर के पास खड़े थे और मुझसे जल्दी उठने के लिए कह रहे थे। वह मुझे अगले गांव के ओझा के पास ले जाने वाले थे ताकि जांच हो सके। लेकिन जब रात हुई, वह पागल बुढ़ी और फिर वापस आ गई। मुझे इतना परेशान किया गया कि मैं सुन्न हो गया था। मैंने अगरबत्ती जलाई, जॉस पेपर जलाए, सिर झुकाया और दया की भीख मांगी। मैंने हर वो तरीका आजमाया जो मैं सोच सकता था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। और भी डरावनी बात यह थी कि जब मैं अगले दिन उठा तो मैं असल में पहाड़ों में एक बड़े पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। यह वही जगह है जहां मैंने सालों पहले उस सफेद सांप को मारा था। इसलिए मैं 3 दिनों तक गांव के मुखिया के घर में छिपा रहा। मैंने हर मुमकिन तरीका आजमाया जो मेरे दिमाग में आया। मैं गांव के मुखिया को और मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। तो चौथे दिन की सुबह मैं चुपके से अपने घर वापस आ गया, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं मुश्किल से अपने दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मुखिया जी हाँफते हुए पीछे से आ गए। नादान बच्चे, दादा तुझे मौत के मुंह में जाते हुए कैसे देख सकते हैं? चलो, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पूरी मुसीबत को तेरे लिए ठीक कर दूंगा बेटा। अब दादा तुझसे कोई भी बात नहीं छिपाएंगे। लियू परिवार तेरी जान के पीछे पड़ा है। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो बस एक ही रास्ता बचा है। कौन सा लियू परिवार? हमारे गांव में किसी का सरनेम ऐसा नहीं है। इन पहाड़ों में 5 महान अमर कबीले हैं। हु हुआंग बाई लियू हुई, जो सांप तूने उस वक्त मारा था और जो अब तेरे पीछे पड़े हैं, वो सब लियू परिवार के सदस्य हैं। और वो छोटा सा जीव जिसे तूने सालों पहले बचाया था, वो छोटी लोमड़ी शायद हु परिवार से है। हम इस मामले में मदद के लिए सिर्फ हु परिवार से ही पूछ सकते हैं। दादा, क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं है? इंसान और आत्माओं को एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस रास्ते पर जाओ, लेकिन अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। विलेज चीफ ने इशारा किया अपनी छाती की तरफ और बोले, क्या तुम्हारे पास अभी भी वो लाल बेली पॉकेट है? मैंने कांपते हाथों से वो बेली पॉकेट बाहर निकाला। इसे कस के पकड़ लो। ये हूँ परिवार की एक लड़की की निशानी है। सिर्फ इसी के जरिए तुम्हें हूँ परिवार को ढूंढने का मौका मिल सकता है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, बाहर आंगन से अचानक एक आवाज आई, एक तेज लगातार सरसराहट की आवाज। विलेज चीफ का चेहरा एकदम उतर गया। उन्होंने पास पड़ी लकड़ी काटने वाली छुरी उठा ली। हम अभी मेन रूम तक पहुंचे ही थे कि कुछ बुरा हो गया। वो बुढ़िया खड़ी थी दरवाजे पर। डरावने तरीके से मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और कान बजने लगे। डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे। मैंने डर के पीछे हटने की कोशिश की। मेरी आंखों में आंसू भर आए। विलेज चीफ ने एक मेज जोर से मेन रूम के दरवाजे पर लगा दी। उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे चिल्लाकर कहा, ध्यान से सुनो बच्चे, अगर सिर्फ हु परिवार बीच में आए
तभी हमारा गांव बच सकता है। निशानी लो और साउथ माउंटेन के उस कब्रिस्तान की तरफ भागो। तुम चाहे कुछ भी सुनो, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मत करना। सामने का दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था, बाहर सांपों के झुंड के हमले से। कुछ छोटे सांप दरवाजे के नीचे की दरार से अंदर आ भी चुके थे। विलेज चीफ ने अपने दांत भींचे और अपना पूरा शरीर दरवाजे के पैनल पर टिका दिया। मैंने बुजुर्ग विलेज चीफ को देखा और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने अपनी छाती से लाल बेली पॉकेट खींचा और उसे कसकर पकड़ लिया। मैंने पीछे वाली खिड़की पर लात मारकर उसे खोला और सीधे अंधेरी रात में कूद गया। मैं ज्यादा दूर भागा नहीं था कि तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, एक और तेज सरसराहट की आवाज। वो गहरा लाल जहरीला सांप सच में मेरा पीछा कर रहा था। वह बहुत तेज आ रहा था और बस मेरी एड़ी काटने ही वाला था। मेरा दिल बैठ गया। मैं फिसला और आगे की तरफ गिर गया। तभी पास की झाड़ियों से एक सफेद साया बाहर निकला और एक जानी पहचानी लोमड़ी की आवाज निकाली। मैंने गौर से देखा, वह छोटी सफेद लोमड़ी थी। मैंने जल्दी से लकड़ी काटने वाली छुरी उठाई, यह सोचकर कि मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन अचानक छोटी लोमड़ी ने सांप की पूंछ काटी और देखते ही देखते अंधेरे जंगल में गायब हो गई। मैं उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन जंगल में बहुत अंधेरा था। मुझे रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात की हवा का एक झोंका आया और मुझे जानी पहचानी सी महक आई। यह उस छोटी लोमड़ी की खास महक थी। मुझे तुरंत समझ आ गया, वह छोटी लोमड़ी कोई साधारण लोमड़ी नहीं थी। वह असल में एक फॉक्स इमॉर्टल थी। उसे अभी देखने के बाद मेरा घबराया हुआ मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मेरे पास रुकने का समय नहीं था। दादाजी, जो गांव के मुखिया हैं, अभी भी मेरा इंतजार कर रहे थे कि मैं उन्हें बचा लूं। मैंने एक गहरी सांस ली और मेरे पास साउथ माउंटेन की तरफ भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी इतनी तेजी से दौड़ नहीं लगाई थी। हवा मेरे कानों के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी फिसलन भरी चीज मेरे पीछे से मेरी एड़ियों को छू रही है। मेरी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस हल्की चांदनी में पागलों की तरह दौड़ता रहा। यह जगह गांव का फॉरबिडन एरिया था। वहां आमतौर पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। मैं जितना ऊपर गया, रास्ता उतना ही सुनसान होता गया। उबड़ खाबड़ पत्थरों और गुमनाम कब्रों से घिरा हुआ। धीरे दौड़ो बच्चे, दादाजी के लिए रुको, गांव के मुखिया की आवाज अचानक मेरे पीछे से आई। मैं अपनी जगह पर रुक गया और मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। क्या दादाजी किसी तरह बच निकले? मैं पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि तभी गांव के मुखिया की चेतावनी मुझे याद आ गई। चाहे तुम कुछ भी सुनो, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। आवाज करीब आती गई। मैं किसी की मौजूदगी भी महसूस कर सकता था, जो मेरी गर्दन के पीछे ठंडी हवा फूंक रहा था। मुड़ो और दादाजी की तरफ देखो। मैं पागलों की तरह पहाड़ चढ़ता रहा, जब तक कि मैं एक डरावने गुमनाम कब्रिस्तान में नहीं पहुंच गया। अचानक आगे से बाल संवारने की आवाज आई। चांद की रोशनी में मैंने देखा कि आगे एक कब्र के ऊपर सफेद कपड़ों में एक आकृति बैठी थी, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह अपने हाथ में एक पुरानी लकड़ी की कंघी लिए हुए थी। धीरे धीरे बाल संवार रही थी, एक एक करके। उसके लंबे बाल जमीन पर घिसट रहे थे। छोटे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बाल सुंदर हैं? मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तभी मुझे डर के साथ एहसास हुआ, वह मेरी तरफ पीठ करके नहीं खड़ी थी, बल्कि सीधे मेरी ओर देख रही थी। अगले ही पल उसने अपने घने उलझे हुए बालों को हटाया। उसका चेहरा दिखा जो मौत जैसा पीला पड़ा था। यह देखकर डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथों में मौजूद लाल बेली, बैंड और बालों की लट भी गिरकर दूर जा गिरी। उस चुड़ैल ने एक तीखी हंसी छोड़ी और सीधे मुझ पर झपटी। उसी समय मेरे पीछे की झाड़ियों से वह लाल जहरीला सांप निकला। उसने अपने दांत निकाले और सीधे मेरे गले पर वार करने के लिए झपटा। मेरे पास अपना बचाव करने के लिए सिर्फ लकड़ी काटने वाला चाकू था। मैं पूरी तरह से मायूसी और डर में डूब गया। इस मुश्किल पल में जमीन पर पड़ा वह लाल बेली बैंड अचानक लाल रोशनी से चमक उठा। बालों की वह लट बिना हवा के अपने आप जल उठी और नीले धुएं के गुबार में बदलकर सीधे आसमान की तरफ गई। ऐसा लगा मानो उस पल समय रुक गया हो। हवा में झपटती हुई वह भूतिया आकृति किसी अदृश्य दीवार से टकराई और उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकाली। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख लिया हो। वह काले धुएं में बदल गई और वापस कब्र के टीले में जा घुसी। जहां तक उस लाल जहरीले सांप की बात है, तो उसे उस समय जैसे ऐंठन हो गई थी। वह जमीन पर सीधा लेट गया और एक इंच भी नहीं हिला। उसमें वहां से भागने तक की हिम्मत नहीं बची थी। मैं जोर जोर से हाफ रहा था और उस डर से बाहर नहीं आ पाया था। मेरे उठने से पहले ही जमीन से ठंडी हवा का झोंका उठा। एक गहरी गूंजती आवाज उस गुमनाम कब्रिस्तान में सुनाई दी। ठीक उसके बाद आसमान से सफेद कागज के टुकड़े नीचे गिरने लगे, जो बर्फ की तरह चारों तरफ बिखर गए। शुरुआत में एकदम अंधेरे से भरे जंगल में अचानक कहीं से दो लालटेनें जल उठीं और डगमगाती हुई सीधे से मेरी ओर आने लगी। जैसे जैसे लालटेनें करीब आईं, रात की धुंध को चीरती हुई एक दूधिया सफेद पालकी नजर आने लगी। मुझे उम्मीद की एक किरण दिखी। मुझे लगा कि अभी जो नीला धुआं निकला था, उसने हूँ परिवार के लोगों को बुला लिया है। इसलिए मैं जल्दी से पालकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कदम चल पाता, एक ठंडी डरावनी आवाज पालकी के दूसरी तरफ के अंधेरे से आई। तुम कहाँ हो? बाहर आओ और पालकी में बैठ जाओ, दादी तुम्हें घर ले जाएंगी। वह डरावनी आवाज मेरे कानों में गूंजी। हवा के साथ मेरे कान फड़फड़ाए। वह वही पागल बुढ़िया थी। वह बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने अपने हाथ में चमकती लाल बेली बैंड को जोर से पकड़ रखा था। मैं एक कब्र के पीछे छिप गया। हिलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। उसे शायद जले हुए बालों की गंध आ गई थी और वह उसी गंध का पीछा कर रही थी।
जो धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। आखिरकार काले जूतों में उसके छोटे पैर ठीक उस कब्र के सामने रुक गए जिसके पीछे मैं छिपा था। मुझे यकीन है कि अब तुम कहीं नहीं छिप सकते। वह पागल बुढ़िया धीरे धीरे मेरे पास आई, जोर जोर से सूंघते हुए, और पास आती गई। यह सब कुछ देर तक चलता रहा। उस पागल बुढ़िया ने एक ठंडी फुंकार भरी, पीछे मुड़ी और चली गई। जैसे ही वह मेरी नजरों से ओझल हुई, मैंने चैन की सांस ली। मुझे याद आया कि दादाजी, जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने क्या कहा था। मैं ग्रे रंग के जंगल के रास्ते से ऊपर की ओर चलता रहा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद मुझे वह सबसे मोटा पेड़ मिल गया जिसका दादाजी ने बताया था, और पेड़ के पीछे मुझे एक पत्थर की पट्टी मिली जिस पर पूर्वजों के नाम लिखे हुए थे। मैं उस पट्टी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया, दोनों हाथों से बेली बैंड को पकड़ा और 3 बार सिर झुकाया। अगले ही पल अचानक मेरे चारों ओर तेज हवा चलने लगी। पत्तियां हवा में ऊपर उठ गईं, जो मेरे चारों ओर घूमने लगीं, और ठीक उसके बाद मेरे पीछे से एक औरत की आवाज आई, हम तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तुम आ गए, मेरे साथ चलो। मैं जल्दी से खड़ा हुआ और उसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम दुआदुआ है, मैं हूँ परिवार में सबसे बड़ी हूँ, मैं यहाँ खास तौर पर तुम्हें लेने आई हूँ। जब हम बाद में परिवार बन जाएंगे तो इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से उसका शुक्रिया अदा किया। उसने हाथ हिलाकर बात टाल दी, तुम अपना शुक्रिया हमारी प्रिंसेस रोंग रोंग के लिए बचा कर रखो। उसने बहुत जिद की, तब जाकर मैं तुम्हें लेने आई है, वरना मैं तो आने की तकलीफ भी नहीं उठाती। उसने बेबसी से मुस्कुराकर कहा। मैं पूछे बिना न रह सका, रोंग रोंग कौन है? उसने कहा, रोंग रोंग तुम्हारी छोटी लोमड़ी है, बेवकूफ। हमारी दूसरी बेटी सबसे प्यारी है, तुम्हें उसे देखने का मौका मिल जाएगा जब सुहागरात का समय आएगा। रुको, मैं असल में एक छोटी लोमड़ी से शादी कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने सुहागरात शब्द सुना, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने मेरा चेहरा लाल होते देखा और भी खुशी से कहा, खैर यहाँ का नियम है कि सुहागरात से पहले दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते। देखो तुम कितने बेताब हो, शांत हो जाओ। छोटी राजकुमारी रोंगरोंग तुम्हारे साथ 6 साल से रह रही है। वह ऐसी हॉट लड़की है जिसके लिए ढेरों लड़के दीवाने हैं, तुम तो जानते ही हो। यह सुनकर मेरा चेहरा और भी लाल हो गया। मैंने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। फिर हम बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। हम काफी देर तक ऐसे ही चलते रहे। अचानक मैंने एक छोटा सा गांव देखा जो दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था। वहां गेट पर गार्ड भी खड़े थे। मैं बस उसके पीछे पीछे गेट की तरफ चलने लगा। तभी मेरी नजर सामने वाले घर की दूसरी मंजिल पर पड़ी। ऐसा लग रहा था कि कोई खिड़की पर झुका हुआ मुझे देख रहा है। मैंने ऊपर देखा और धुंधला सा एक लड़की को लाल कपड़ों में देखा, जिसने फीनिक्स का मुकुट पहना था। वह खिड़की से मुझे झांक रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने उसे देख लिया है तो वह बहुत शर्मिंदा हो गई और उसने जानबूझकर अपने चेहरे को अपनी आस्तीन से ढक लिया ताकि मैं उसे देख न सकूं। मैंने माथे पर बल डाला, क्या वह छोटी लोमड़ी हो सकती है? मुझे अपनी उत्सुकता दबानी पड़ी और मैं ड्यूओ ड्यूओ के पीछे आगे वाले घर में चला गया। अंदर कदम रखते ही मैंने कमरे में बहुत सारे लोगों को बैठा हुआ देखा। उन्हें देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मैंने इस बूढ़ी औरत को पहले देखा है। यह वही है जो उस दिन अपनी पोती को ढूंढते हुए मेरे घर आई थी। ड्यूओ ड्यूओ ने बूढ़ी औरत की तरफ इशारा किया और मुझे उनसे मिलवाया। यह मेरी माँ है। मैंने जल्दी से हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। बूढ़ी औरत अचानक मेरी तरफ मुस्कुराई। यह एक प्यार भरी मुस्कान थी, लेकिन मुझे उनसे एक तरह का रौब महसूस हो रहा था। फिर डियो डियो ने मुझे वहां बैठे बाकी लोगों से मिलवाया। हमारे बैठने के बाद ग्रैनी हू ने आखिर में बात शुरू की, डियो डियो, हमें अकेला छोड़ दो। हाँ, गेट पर अच्छे से ध्यान रखना। हम लियू परिवार के लोगों का स्वागत नहीं करते, उन्हें अंदर मत आने देना। खाना तैयार है, सब लोग पहले अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। जब कमरे में सिर्फ हम दोनों बचे तो बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक परेशान सा हो गया। उसने मुझसे कहा, बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है मैं सब जानती हूँ। शादी की रस्म पूरी होने से पहले वह सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई है, हमें तुम्हारी मदद के लिए जो कुछ भी हो सके करना चाहिए। लेकिन हमारा हु परिवार अपने नियम नहीं तोड़ सकता। शादी की रस्म से पहले की हर चीज तुम्हें खुद संभालनी होगी। भले ही मेरे पैर बुरी तरह कांप रहे थे, मेरे पास सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं समझ गया, जब तक मैं दादाजी यानी गांव के मुखिया को बचा सकूं, मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूं। ग्रैनी हूँ थोड़ी कांपी, उन्होंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, जो लड़का हमारे हु परिवार में दामाद बनकर आ रहा है वह वाकई बहुत खास है, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर ग्रैनी हू ने किसी से मुझे दूल्हे की टोपी और लाल कपड़े पहनाने के लिए कहा। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, मैं लाल रंग की दुल्हन वाली पालकी में बैठ गया। पालकी के गली में घुसने के थोड़ी ही देर बाद मैंने अचानक बाहर से एक डरावनी आवाज सुनी, क्या तुम लोग शादी कर रहे हो? पालकी तुरंत रुक गई। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने खिड़की का पर्दा उठाया और सामने देखा। पालकी के बाहर डुओडुओ गुस्से में दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह हू परिवार का इलाका है, तुम यहाँ गड़बड़ नहीं कर सकते। अचानक कहीं से एक लाल सांप निकला और सीधे पालकी के अंदर आ गया। उसने मेरी कलाई पर काट लिया। दर्द के मारे मैं जोर से चिल्लाया। उसके बाद मुझे धुंधला धुंधला सा महसूस होने लगा। मैं बेहोशी की हालत में था जब हू परिवार के नौकर मुझे मुख्य हॉल में ले गए। जब मैं उठा तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। मैंने चारों तरफ देखा तो कमरा लाल रंग के खुशहाली वाले निशानों से भरा था। वहां बिस्तर पर एक दुल्हन भी बैठी थी। उसने अपने सिर पर लाल घूंघट डाला हुआ था। ओह, तो यह सुहागरात का कमरा है। मुझे सांप के काटने की बात याद आई और मैंने जल्दी से अपनी आस्तीन ऊपर करके देखा। मेरी कलाई पर 2 हल्के निशान थे और किसी ने उस पर पहले ही दवा लगा दी थी। मुझे अचानक दादाजी यानी गांव के मुखिया की याद आई।
मैं यहाँ शादी की रस्म निभा रहा हूँ। पता नहीं गांव के सांप वहां से गए या नहीं। मैं घबरा गया, बिस्तर से उतरा और बाहर निकलने ही वाला था। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? बिस्तर पर बैठी दुल्हन अचानक बोल पड़ी। मैं दादाजी यानी विलेज चीफ को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि अब गांव में क्या चल रहा है। जैसे ही मैंने यह कहा, मैंने झटके से दरवाजा खोला। मुझे उम्मीद नहीं थी। दरवाजा खोलते ही मैंने डुओ डुओ को बाहर पहरा देते देखा। उसने मुझे तुरंत रोक दिया। तुम बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम अभी इस दरवाजे से बाहर निकले तो हमारी रोंग रोंग का क्या होगा? यह कहने के बाद उसने मुझे धक्का देकर वापस कमरे के अंदर कर दिया और अपने पीछे दरवाजा लॉक कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कमरे के अंदर मौजूद दुल्हन ने भी बात शुरू कर दी। अगर तुम आज रात जाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही रो पड़ूंगी। मैं पूरी तरह चौंक गया। मुझे पहले उसे शांत करना पड़ा। मैं बस दादाजी विलेज हेड को देखने जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा वादा है। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी भी हाल में हूं, परिवार के घर से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैं दरवाजे की तरफ गया और उसे जोर जोर से खींचने लगा, लेकिन वह बाहर से लॉक था। इसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं घबरा रहा था और मेरा दिमाग उलझ गया था। तभी वह फिर बोली, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे तुम्हें चुपके से बाहर ले जाने का तरीका पता है। मैं हैरान रह गया, क्या यह वाकई इतना अच्छा मौका है? लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, नहीं, अभी लाल घूंघट नहीं उठाया गया है। माँ ने कहा तुम्हें ही लाल घूंघट उठाना होगा और हमें शादी वाली वाइन भी पीनी होगी। कितनी मुसीबत है। मैंने घबराहट में दरवाजे की तरफ देखा। हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं तेजी से बिस्तर की तरफ बढ़ा। मैंने हाथ बढ़ाया, उसका लाल घूंघट उठाने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मुझे फिर से रोक दिया। उसने नाराज होकर कहा, तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें वहां रखी उस छोटी छड़ी का इस्तेमाल करना होगा। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। यह औरत नियमों को लेकर बहुत सख्त है ना? मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं मेज की तरफ दौड़ा और छड़ी उठा ली। इस बीच उसके मुलायम हाथों ने अपनी ड्रेस का किनारा कसकर पकड़ रखा था। वह मुझसे भी ज्यादा नर्वस दिख रही थी। मुझे परवाह नहीं थी कि वह तैयार है या नहीं। मैंने बस उसे उठा दिया। जिस पर लाल घूंघट हटा, मैं पूरी तरह चौंक गया। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने गहनों से सजा हुआ क्राउन पहन रखा था। उसके बर्फ जैसे सफेद लंबे बाल थे और चेहरा बहुत प्यारा और खिला खिला सा था। वह अपने लाल होठों को काट रही थी। उसकी बड़ी बड़ी पानी जैसी आंखें पूरी तरह खुली थीं, जो मुझे शर्माते हुए देख रही थीं। वह इतनी प्यारी थी कि एक पल के लिए मैं बाकी सब कुछ पूरी तरह भूल गया। मैं बस उसे घूरता रहा। मेरा पलके झपकाने का भी मन नहीं था। पुरानी कहानियां वाकई सच थीं। हर लोमड़ी आत्मा बहुत खूबसूरत होती है। जब उसने मुझे उस तरह घूरते हुए देखा तो वह और भी घबरा गई। तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? उसकी बातों ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। तभी मुझे याद आया, वो जरूरी काम याद आया जो मुझे करना था। गांव के मुखिया और बाकी लोग अभी भी मेरी मदद का इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम मुझे अब बाहर ले जा सकती हो? नहीं, हमने अभी तक शादी की रस्म वाली शराब नहीं पी है। उसने अपने होंठ सिकोड़े और कहा। मुझे पता था कि अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए मैंने जल्दी से शराब के 2 कप लिए और एक उसे पकड़ा दिया। चलो जल्दी पी लो, पीछे नहीं हटना, ठीक है? नहीं, बस इतना काफी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी पत्नी कहो, उसने गर्व से कहा। मैं बेचैनी से मरा जा रहा था और वह जानबूझकर मेरे लिए चीजें मुश्किल बना रही थी। मेरे पास कहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। पत्नी जल्दी पी लो, मुझे वाकई बहुत जरूरी काम है। उसने एक राहत भरी सांस ली और खुद ही अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया और रस्म के लिए शराब पीने को तैयार हो गई। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे। फिर हमने एक दूसरे के सामने होकर शराब पी। मुझे डर था कि वह अपनी बात से पलट न जाए, इसलिए पीने के तुरंत बाद मैंने उससे जल्दी चलने और निकलने की जिद की। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा, दरवाजे की तरफ ध्यान से देखा और धीमी आवाज में बोली, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। माँ मुझे अक्सर बंद कर दिया करती थी, लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट रास्ता है। इसके बारे में किसी और को मत बताना, ठीक है? यह कहने के बाद उसने मुझे दीवार के पास खींचा, नीचे झुकी और दीवार से लकड़ी का एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया। पता चला कि वह एक छिपा हुआ दरवाजा था और वह तुरंत खुल गया। उसने चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी उंगली होठों पर रखी। चोरी छिपे पहले अपना सिर बाहर निकाला, फिर मुझे भी अपने साथ बाहर खींचा और खुशी से चिल्लाई। मैं फिर से बाहर आ गई, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी। बाहर कदम रखते ही हमने दादी हु को देखा और दुओ दुओ बाहर खड़ी मुझे देख रही थी। तुम छोटी बच्ची, तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अब भी इतनी मुसीबतें खड़ी करती हो। तुम अभी से कमरे से चुपके से निकल रही हो। दादी हु ने रोंग रोंग को घूर कर देखा। वो मजाक में थोड़ी चिढ़ गई थी। रोंग रोंग तुरंत डर गई, अपना सिर झुका लिया, अपने कपड़ों का कोना मरोड़ने लगी और धीरे से सफाई देते हुए बुदबुदाई, मैं तो बस उसे आंगन में टहलाने ले जाना चाहती थी। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? जैसे मुझे पता नहीं चलेगा। अभी के अभी अपने कमरे में वापस जाओ, मुझे चेन पिंग से बात करनी है। दादी हु का चेहरा सख्त हो गया। अगर बाद में तुमने बदमाशी की तो मैं खुद तुम्हारी निगरानी करूंगी। रोंग रोंग ने बेबसी में सिर हिलाया, फिर मुझे झिझकते हुए देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। फिर वह मुड़ी और कमरे की तरफ वापस चली गई।
बूढ़ी श्रीमती हूँ मुझे मेन हॉल में ले गईं। उन्होंने कुछ सेकंड तक मुझे घूरा और गंभीर आवाज में कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने गांव के मुखिया को लेकर परेशान हो। अब टेंशन मत लो क्योंकि तुम परिवार का हिस्सा बन चुके हो। लियू परिवार अब तुम्हारे गांव को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह कहते हुए वह दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर अचानक पीछे मुड़ी, शरारत से मुस्कुराई और कहा, ओ सही, अपनी सुहागरात पर शर्माना मत। उस लड़की रोंग रोंग का मिजाज बहुत जिद्दी है। अब वक्त आगा गया है कि उसे दुल्हन बनने का अनुभव मिले। यह सुनकर मेरा चेहरा जलने लगा। मैं बस अपना सिर हिला सका। उनके जाने के बाद मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया और वह छोटी कपड़े की थैली निकाली जिसे दादा गांव के मुखिया ने जाने से पहले मेरे हाथों में मजबूती से दी थी। मैंने थैली खोली। अंदर एक बैंक बुक थी, बिना नाम वाली एक पुरानी फटी हुई किताब थी और कागज की एक मुड़ी हुई चिट्ठी थी। वह चिट्ठी दादा गांव के मुखिया ने लिखी थी। लिखावट बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। मेरे प्यारे पोते, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगे शायद मैं इस दुनिया में न रहूं। मेरी बात सबसे पहले याद रखना, हमेशा हर चीज को लेकर सतर्क रहना। दूसरी बात, बैंक बुक में जो पैसे हैं वह मेरी जिंदगी भर की कमाई है जिसे मैंने अपने अंतिम संस्कार के लिए बचाया था। मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं ताकि तुम अपनी कॉलेज की फीस भर सको। चाहे कुछ भी हो, एक अच्छी जिंदगी जीना। लेटर पढ़ने के बाद मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दादाजी विलेज चीफ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और अब उनकी जिंदगी खतरे में है। पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। आखिर मैं किस पर भरोसा करूं? मैंने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और ऊपर देखा तो रोंग रोंग टेबल पर गुमसुम बैठी थी। जब उसने मेरी लाल आंखें और मेरा परेशान चेहरा देखा तो वह जल्दी से मेरे पास आई और पूछने लगी कि उसकी माँ ने मुझसे क्या कहा था। लेकिन मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं बस चुपचाप बेड पर बैठ गया, ख्यालों में खोया हुआ। कुछ भी हो, उसने कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार उसे गुस्सा आ गया। वह मुंह फुलाकर कुर्सी पर बैठ गई। उसने मुझे गुस्से से घूरा और एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे पता भी नहीं चला और मुझे नींद आने लगी तो मैं लेटने के लिए बेड पर गया। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की वह गुस्से से पागल हो गई। वह गुस्से में दौड़ती हुई आई, मेरा कान पकड़ा और मुझे घसीटकर बेड से नीचे गिरा दिया। उसने मुंह बनाया और बड़बड़ाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तुम आज रात बेड पर नहीं सोओगे, फर्श पर सो जाओ। फिर वह ऐसे देखने लगी जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो, जैसे मैंने उसे परेशान किया हो। मैं पहले से ही फर्श पर लेटा हुआ था, गुस्से में जल रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि वह कितनी परेशान लग रही है तो मुझे डर लगा कि कहीं वह रोने न लगे और ओल्ड मिसेस ह्यू बाद में मेरे पीछे पड़ जाए। इसलिए मैं खड़ा हुआ और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बस ख्यालों में खोया हुआ था। मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे वाइफ बुलाओ। उसने अपना मुंह बनाया और दूसरी तरफ मुड़ गई। मेरा सिर पूरे गांव की जिंदगियों की चिंता से भरा था। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। मुझमें इस बिगड़ी हुई राजकुमारी को मनाने की हिम्मत कहाँ थी? मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं टेबल पर झुक गया, अपना सिर अपनी बाहों में छुपा लिया और तय किया कि बस अनजान बनने का नाटक करूंगा। नीनी, मैंने ही तुम्हें उस दिन बचाया था, पता है। पता चला कि तुम तो बस एहसान न मानने वाली बच्ची हो। वह इतनी गुस्से में थी कि रोने वाली थी। तभी मैंने उसे गुस्से में बेड पर गिरते हुए सुना। उसने रजाई अपने सिर पर खींच ली और खुद को पूरी तरह ढंक लिया। वह अभी भी धीमी आवाज में मुझे कोस रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी आह भरी। सब खत्म हो गया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भले ही वह बाद में मुझे परेशान करके न मारे, मैं शायद वैसे भी मार खाकर हालत खराब हो ही जानी थी। पहाड़ की रात की हवा बहुत ठंडी थी। आधी रात का वक्त था। मैं मेज पर सो रहा था और तेज ठंड के कारण मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने अकड़े हुए हाथों को रगड़ा और हल्की चांदनी में लाल पर्दों वाले बड़े से बिस्तर की तरफ देखा। वह अपनी करवट लेकर गहरी नींद में सो रही थी और उसकी सांसें आराम से चल रही थीं। लाल शादी का घूंघट तो कब का लात मारकर कहीं दूर गिर चुका था। चांदनी में उसका प्यारा सा छोटा चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने मुश्किल से अपनी लार निगली और दबे पांव बिस्तर की तरफ बढ़ा। रजाई के अंदर कितनी गर्माहट होगी। मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। मैं सोच रहा था कि क्या रजाई का कोना उठाकर अंदर घुस जाऊं, लेकिन फिर मैंने दोबारा सोचा, वह अभी भी मुझसे नाराज है। अगर मैंने उसे नाराज है तो ये नखरेबाज राजकुमारी पक्का मेरी खाल उधेड़ देगी। इसके अलावा वह किसी जलपरी की तरह सुंदर है। अगर मैं सच में अंदर गया तो मैं तो बस एक बच्चा हूं जिसे किसी रिश्ते का कोई अंदाजा ही नहीं। क्या होगा अगर मैं खुद पर काबू न रख पाया और कुछ गलत कर बैठा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं उस पागल बुढ़िया के हाथों से बच भी पाऊंगा या नहीं। खैर, मैं उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? मैंने आह भरी। फिर भी मेरी बिस्तर पर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस वहीं फर्श पर बैठ गया और अपनी पीठ बिस्तर के किनारे से टिका ली। तभी मैंने गौर किया कि उसके शरीर से लगातार गर्माहट आ रही थी। मैं जितना उसके करीब था मुझे उतना ही सुकून महसूस हो रहा था। कब मेरी दोबारा आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं फिर से जागा तो सूरज की किरणें कमरे में आ रही थीं। अगली दोपहर हो चुकी थी। मैंने नींद के खुमार में अपने सीने पर कुछ महसूस किया, कुछ नरम और मुलायम। वह मुझ पर दबाव डाल रहा था और उसमें वही जानी पहचानी अजीब सी खुशबू भी थी। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। मैंने नीचे देखा। रोंग रोंग न जाने कब बिस्तर से नीचे आ गई थी। वह एक छोटी लोमड़ी की तरह सिमटकर मेरे सीने से चिपक कर गहरी नींद में सो रही थी। उसके मासूम सोते हुए चेहरे को देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी याद ताजा हो गई। 6 साल पहले वह घायल छोटी लोमड़ी भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। वह हर रात मेरे पेट पर चैन से सोने आ जाती थी। मैं खोखा था। थोड़ी देर के लिए मेरा गला सूख गया था। मुझे अचानक दादा विलेज चीफ और बाकी सबकी याद आ गई। मैं जल्दी से उठा। रोंग रोंग मेरी हलचल से जाग गई। उसने अपनी आंखें मली और गुस्से में मुझसे कहा, बुरे हब्बी, मम्मी ने कहा है कि जागते ही उनके पास जाना।
यह सुनकर मेरे पसीने छूट गए। क्या उन्हें पता चल गया कि कल रात मैंने रोंगरोंग को गुस्सा दिलाया था? उसके बाद मैं डर के मारे कांपते हुए हॉल की तरफ गया। मैंने देखा कि हॉल लोगों से भरा हुआ था। सबसे मिलने के बाद ही मुझे पता चला कि वे सब हु रोंग के परिवार वाले हैं। रोंगरोंग के अंकल और आंटियां वे सब मुझे देखकर खुश लग रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि रोंगरोंग को उन्होंने बहुत सिर पर बिठा रखा है और उसका स्वभाव थोड़ा खराब है, इसलिए उन्होंने मुझसे उसके साथ थोड़ा सब्र रखने को कहा। फिर वे 3 नियम आए जिनका हमें पालन करना था। पहला, आप हु रोंगरोंग को मार या डांट नहीं सकते और न ही उसे छोड़ सकते हैं। दूसरा, आपको बाहर किसी और औरत से मिलने की इजाजत नहीं है। तीसरा, आप उसे जानबूझकर गुस्सा नहीं दिला सकते। आपको एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। सबके जाने के बाद बूढ़ी मिसेज हु ने मुझे अकेले रोक लिया। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया और शांति से कहा, ल्यू परिवार की उस पागल औरत ने पूरी रात हमारे माउंटेन गेट के बाहर पहरा दिया। वह तभी गई जब सूरज निकला। रोंगरोंग को पहाड़ से नीचे ले जाओ और वापस जाकर देख लो। अगर तुम्हारा विलेज चीफ अभी भी जिंदा है तो अपना सामान पैक करो और जितनी जल्दी हो सके काउंटी टाउन शिफ्ट हो जाओ। उस बेकार गांव में दोबारा मत जाना। पुराने सारे रिश्ते और झगड़ों को खत्म कर दो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर मुझे लगा जैसे मुझे जीने का एक सहारा मिल गया हो। वह पागल औरत सुबह ही चली गई थी, जिसका मतलब है कि शायद गांव उस तबाही से बच गया। हमने अलविदा कहा। हु परिवार के नौकरों ने पहले ही शॉर्टकट लेकर हु रोंगरोंग का दहेज मेरे घर पहुंचा दिया था। फिर हम दोनों साथ में पहाड़ से नीचे उतरे। पूरे रास्ते मैं पागल हो रहा था, यह सोचकर कि दादा विलेज चीफ जिंदा है या मर गए। मैंने अपना सिर नीचे रखा और बहुत तेज चला। रोंगरोंग पीछे से चिल्लाती रही, मेरा इंतजार करो। वह मुझसे चिपक भी गई, चाहती थी कि चलते वक्त मैं उसका हाथ पकड़ूं। मेरा उसके साथ मजाक करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। मैं सिर्फ गांव वापस जाकर चेक करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद सामने जंगल में अचानक सफेद धुंध छा गई। उसके ठीक बाद बैसाखी के सहारे एक काली परछाई धीरे धीरे उस सफेद धुंध से बाहर निकल कर आई। डर के मारे मेरी धड़कनें थमसी गईं। वह लियू परिवार की पागल औरत थी। मैं इतना डर गया था कि मैं पीछे मुड़ा, भागने के लिए तैयार था। किसे पता था, रोंग ने पहले ही मुझे पकड़ लिया था और एक झटके में मेरा हाथ थाम लिया। उसने अपनी आंखें बंद करके कहा, पल का मजा लेते हुए, मुझे पता था तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। क्या तुम सीरियस हो सकती हो? एक सेकंड, हमारा दुश्मन हमें ढूंढते हुए आ गया है। मुझे परवाह नहीं है, वह हमें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। मैंने सफेद धुंध से बाहर निकलती उस पागल औरत को देखा और घबराहट में उसे थपथ पाया। उसने अपनी आंखें तक नहीं खोली और मेरा हाथ पकड़कर हिलाती रही। वह पागल औरत आगे की तरफ झुकी हुई थी, अपनी डरावनी आंखों से मुझे घूर रही थी। उसने अपनी आंखों के कोने से हु रोंगरोंग की तरफ देखा और अपने होठों को एक शैतानी मुस्कान के साथ सिकोड़ लिया। तुम्हें बीवी मिल गई है ना? तुम काफी काबिल हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है सिर्फ इसलिए कि तुमने हु परिवार में शादी की है तो मैं तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करूंगी? गलत। रोंग अचानक पीछे मुड़ी और एक हाथ से मुझे धक्का दे दिया। मुझे बस अपनी आंखों के सामने सब धुंधला सा लगा और एक अजीब सी बदबूदार हवा सीधे मेरे चेहरे से टकराई। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया। मैं हड्डियां जमा देने वाली ठंड से जाग गया। मैंने उठने की कोशिश की और अपने भारी सिर को मला। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैंने देखा कि रोंग, जो अभी बिल्कुल ठीक थी, वह पास ही घास में पड़ी थी, बिल्कुल हिल नहीं रही थी। मैं जल्दी से दौड़ा और उसे सहारा देकर उठाया। रोंग सबसे अजीब बात तो यह थी कि उसका शरीर बहुत गर्म था। मैंने उसके गालों को थपथ पाया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां पतली लंबवत रेखाओं में बदल गई थीं। बहुत गर्म है, ये जल रहा है। उसने अनजाने में अपने शरीर को मरोड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी कॉलर कसकर पकड़ ली। वह एक सांप की तरह मेरी बाहों में सिमट गई। उसके तपते हुए गाल मेरी गर्दन पर बार बार रगड़ खा रहे थे। उसकी सांसें तेज और गर्म थीं। मैंने जल्दी से उसके छटपटाते हाथों को पकड़ लिया। उसने मुझे गर्दन पर काटने के लिए मुंह खोला। ऐसा लगा जैसे वह मेरी जान ही ले लेगी। मैंने उसका सिर जोर से दूर धकेला। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। वह बुढ़िया तो भाग गई थी, लेकिन मुझे उस खतरनाक सांप के जहर ने काट लिया था। रोंग को शायद थोड़ा होश आया। उसने अपने दांत भींचे और दर्द के मारे सिमट गई। उस सांप का जहर। मुझे याद आया कि गांव के बड़े बुजुर्ग पहले इस जहर के बारे में बात किया करते थे। इस जहर का असर होने पर लोग अपना आपा खोने लगते हैं। अगर जहर का इलाज समय पर न किया जाए तो 3 दिन के अंदर उनकी नसें फट जाती हैं और मौत हो जाती है। पतिदेव, जल्दी भाग जाओ। जब मैं अपना होश पूरी तरह खो दूंगी तो पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं बस इधर उधर देखने लगा। मैं बहुत परेशान हो गया था। हम यहाँ सुनसान जगह पर हैं। हु परिवार के पास पहुंचना बहुत दूर है और वापस गांव जाना भी मुमकिन नहीं। गांव का मुखिया ऐसी हालत में नहीं है कि मदद कर सके। उसे इस खतरनाक जहर का कोई इलाज नहीं पता। मुझे याद आया कि मेरे दादाजी ने एक बार बताया था कि पास के जिले के पुराने बाजार में एक जिसका नाम है 9 पाथ्स ट्विन मसाज। अगर तुम्हें कोई ऐसी बुरी बीमारी हो जाए जिसका इलाज न मिले तो वहां जाकर किस्मत आजमा लो। भले ही ये किसी अजीब मसाज पार्लर जैसा लगता है, लेकिन अभी रिस्क उठाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने जमीन पर पड़ी रोंग की तरफ देखा। उसकी हालत वाकई बहुत खराब हो रही थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी और वह बेचैन थी, जैसे तेज बुखार हो। मैंने और समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। मैंने उसके तपते हुए शरीर को अपनी पीठ पर लाद लिया। मैं उसे पीठ पर उठाकर लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकला और सड़क तक पहुंच गया। मैंने एक बस को रुकने का इशारा किया। बस में बहुत सारे लोग थे।
मैं बिखरे बालों वाली एक खूबसूरत महिला को पीठ पर लादे बस में चढ़ा। बस में बैठे सभी लोगों की नजरें तुरंत मुझ पर टिक गईं। मैंने अपना सिर झुकाए रखा, हिम्मत बटोरी और बैठने के लिए आखिरी सीट की तरफ चला गया। बस चलने लगी। बहुत तेज झटके लग रहे थे। रोंग रोंग मेरी बाहों में और भी ज्यादा बेचैन होने लगी थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। वह अपने गले से धीमी दबी हुई सिसकियां ले रही थी, जैसे कोई घायल छोटी लोमड़ी हो। उसके हाथ बेकाबू होकर इधर उधर हिल रहे थे। सामने वाली सीट कुछ यात्री पीछे मुड़े और मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। मैं उन्हें फुसफुसाते हुए भी सुन सकता था। आजकल के लड़के पब्लिक में ऐसा करते हैं, इन्हें जरा भी तमीज नहीं है। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरा सिर सुन्न हो गया। मैं बस रोंग रोंग को अपनी छाती से जोर से पकड़ कर रख सकता था। रोंग रोंग, प्लीज हिलना बंद करो, मैंने उसके कान में गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसने अपना मुंह खोला और मेरी हथेली काट ली। उसके तेज नुकीले दांतों ने खाल को चीर दिया। खून उसके मुंह में बहने लगा। शायद उसे अच्छा स्वाद लगा। वो गले से गुर्राने वाली, निगलने वाली आवाजें निकालने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। मैंने दर्द सहा और उसे नहीं छोड़ा और एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। शुक्र है, खून पीना शुरू करते ही वह शांत हो गई। यह सफर किसी कब्रिस्तान में होने से कहीं ज्यादा बुरा था। आखिरकार बस काउंटी टाउन में पहुंच गई। मैं रोंग रोंग को अपनी पीठ पर लादकर बस से बाहर भागा, जैसे मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। यह काउंटी टाउन का मेन इलाका था। सड़कें ट्रैफिक और लोगों से भरी हुई थीं। हर तरफ स्कूल से घर लौट रहे छात्र थे। वे सभी स्कूल बैग लिए हुए थे, जबकि मैं शादी का जोड़ा पहने एक महिला को ले जा रहा था। हम यहाँ बिल्कुल अलग लग रहे थे। मैंने अपना सिर झुकाया और तेज चलने लगा। मैं एक अंधेरी गली में घुसा और एक पुरानी दुकान के सामने रुका। साइन बोर्ड की आधी नियॉन लाइटें टूटी हुई थीं। 9 पाँच तुई ना के 4 अक्षरों में से केवल 2 ही चमक रहे थे, 9 और तुई। दरवाजे पर बीमारियों के इलाज के लिए हर तरह के पोस्टर चिपके हुए थे। कांच के दरवाजे पर लेजिटिमेट मसाज का बोर्ड टंगा था, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सही जगह नहीं लग रही थी, चाहे आप इसे कैसे भी देखें। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर गया। धूप का चश्मा पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर लेटा था। अपने हाथ में 2 अखरोट घुमा रहा था। उसके बगल में अंधों वाली छड़ी और एक पत्रिका रखी थी। लेजिटिमेट मसाज 100 युआन की है, हर एक्स्ट्रा घंटे के 50 युआन। अगर तुम्हें कुछ गलत चाहिए, बाहर निकलते ही बाएं मुड़ जाना। मैं यहाँ किसी को बचाने आया हूँ। मैंने कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं की। मैंने तुरंत सब मान लिया। तैयार, रोंग रोंग, गलत गलत, उसे मेरी पीठ से उतारो और मसाज बेड पर लिटाओ। मैंने उसके ऊपर पड़ा कोट खींचकर हटा दिया। उसकी बीमारी का इलाज करो। जब उस आदमी ने ये 2 शब्द सुने तो वह तुरंत खड़ा हो गया। रोंग रोंग इस वक्त होश में नहीं लग रही थी। वह अपना मुंह खोल रही थी और हवा में हाथ पैर मार रही थी। आदमी का चेहरा डर के मारे बदल गया। यह हेयुआन सांप का जहर है। तुम आखिर इस मुसीबत के चक्कर में कैसे पड़ गए? वह बेड की तरफ चल दिया। उसने हाथ बढ़ाकर रोंग रोंग की कलाई थाम ली। उसकी भौहें तन गईं। जहर पहले ही उसकी हड्डियों तक पहुंच चुका है। वह किसी भी पल पूरी तरह पागल होने वाली है। बच्चे, मेरी मानो तो इसे अभी के अभी बाहर फेंक दो। आधे घंटे से भी कम समय में वह एक जंगली लोमड़ी में बदल जाएगी और वापस पहाड़ों में भाग जाएगी। इस तरह तुम अभी भी अपनी जान बचा सकते हो। अगर तुम अभी नहीं गए तो वह आज रात तुम्हें मारकर सुखा देगी। मैंने रोंग रोंग की तरफ देखा, जो दर्द में तड़प रही थी। वह अभी भी बेहोशी में पति कहकर पुकार रही थी। मेरा दिल जोर से दुखा। मैंने अपनी जेब से वह बैंकबुक निकाली और उसके हाथ पर रख दी। यहाँ 30,000 हैं, क्या ये काफी हैं? अगर कम पड़े तो मेरे पास और भी हैं। आदमी ने बैंकबुक पर एक नजर डाली, फिर मेरी तरफ देखा। पैसे तो काफी हैं, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। यह लियू परिवार का यिन जहर है। न तो सुइयां और ना ही दवाइयां इस पर काम करती हैं। जिसने यह मुसीबत शुरू की है वही इसे खत्म कर सकता है। इसका अकेला इलाज तुम हो। इनमें से कुछ भी काम नहीं करता। मैंने उलझन में मास्टर की तरफ देखा। आदमी ने रोंग रोंग की तरफ इशारा किया और गंभीरता से कहा, उसकी नजरों में सिर्फ ये शियान शियान है। किसी और के साथ यह काम नहीं करेगा, सिर्फ तुम्हारे साथ। वह बिना सोचे समझे तुम्हारी बात मानेगी, लेकिन तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। तुम्हें उसके गुस्से का सामना करना होगा। जरा सी भी चूक हुई तो वह तुम्हारी जान ले लेगी। तुम भी मर जाओगे। मैं वहीं सुन्न हो गया। रोंग रोंग के दर्द भरे चेहरे को देखता रहा। मैंने दांत पीसकर सिर हिलाया। आदमी मुड़ा और उसने काउंटर के नीचे से एक लाल कपड़े की थैली निकाली और इसे मेरी बाहों में दे दिया। सुनो, इसे अभी किसी शांत जगह ले जाओ। ये शादी वाली मोमबत्तियां जला दो और ये इसके शरीर से जहर निकालने में मदद करेंगी। लेकिन तुम्हें ये बात अच्छी तरह याद रखनी होगी, इससे पहले कि ये शादी वाली मोमबत्तियां बुझ जाएं, जहर का पूरी तरह निकलना जरूरी है, वरना तुम दोनों को इसका बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। यह कहने के बाद उस आदमी ने पुरानी रियलगार वाइन की एक बोतल निकाली और मुझे दे दी। एक और बात, खतरा बहुत बड़ा है। जैसे ही डिटॉक्स शुरू होगा, आसमान में अजीब घटनाएं होने लगेंगी। 5 मील के दायरे में मौजूद सभी भूत और राक्षस इसे महसूस कर लेंगे। खासकर वह सांप वाली आत्मा जिसने इसे नुकसान पहुंचाया था, वह पक्का तुम्हें ढूंढते हुए आएगी। रियलगार वाइन की यह बोतल उसे बस कुछ देर के लिए ही रोक पाएगी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा सामान देखा, फिर बिस्तर पर दर्द से तड़प रही रोंग रोंग को देखा। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया, रोंग रोंग को अपनी पीठ पर लादा और दुकान से निकल गया। मैंने एक पल भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। मैंने रोंग रोंग को अपनी पीठ पर लादे रखा, बगल के एक छोटे गेस्ट हाउस में घुसा और सबसे अंदर वाला बड़ा कमरा बुक कर लिया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने रोंग रोंग को बिस्तर पर लिटा दिया
उस वक्त उसका चेहरा दर्द से ऐंठा हुआ था। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की उस बूढ़े आदमी की बात मानते हुए। मैंने सबसे पहले रियलगार वाइन की बोतल ली और उसे दरवाजे की दरारों और खिड़कियों के चारों ओर छिड़क दिया। फिर मैंने शादी वाली मोमबत्तियां निकाली, उन्हें जलाया और बिस्तर के पास रख दिया। मोमबत्ती की रोशनी कांप रही थी। पीली धुंधली रोशनी रोंग रोंग के चेहरे पर पड़ी, जिससे उसका दर्द भरा चेहरा थोड़ा शांत हो गया। शादी की इन मोमबत्तियों को देखकर मेरा दिल अजीब सी भावनाओं से भर गया। वह शादी जो कल रात पूरी नहीं हो पाई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह भागते हुए उसे पूरा करना पड़ेगा। मैं घबराकर रोंग के सामने झुका, उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैं बस उसके चेहरे से पसीना पोंछना चाहता था। तभी अगले ही पल रोंग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें चमकती हुई लाल थीं। उसने अचानक मुझे पकड़ लिया, बिस्तर पर गिरा दिया और मेरी गर्दन काट ली। खिड़की के बाहर रात के आसमान में अचानक बिजली कड़की, तेज हवाएं चलने लगीं, जो खिड़की के कांच से टकराकर जोर जोर से खड़खड़ाने लगीं। रोंग पूरी तरह से जानवर बनने वाली थी। उसकी हरकतें बहुत बेकाबू और पागलों जैसी थीं। उसने मुझे कई बार काटने की कोशिश की, लेकिन हर बार अचानक रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आखिरी कोशिश कर रही थी कि अंदर के जानवर को रोक सके। मेरा मन तो किया कि मैं भी पलटकर वार करूं, लेकिन मुझे डर था कि डिटॉक्स फेल न हो जाए और वह पूरी तरह से जानवर न बन जाए। तभी कमरे में एक जानी पहचानी सफेद धुंध छा गई। उसके तुरंत बाद शादी वाली मोमबत्तियां अचानक बुझ गईं। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर से एक डरावनी, रूह कंपा देने वाली आवाज आई। वह वही पागल बुढ़िया थी। वह सचमुच खिंची चली आई। रोंग को शायद थोड़ा होश आ गया था और बाहर वाली उस आवाज को सुनकर वह बौखला गई। वह लड़ने के लिए बाहर भागना चाहती थी। मैंने जल्दी से उसे कसकर पकड़ा, पलटा और अपने नीचे दबा लिया, उसे शांत रहने का इशारा करते हुए। अगले ही पल दरवाजे का ताला किसी भारी ताकत से टूट गया। वह पागल बुढ़िया दरवाजे पर खड़ी थी और उसके आसपास ढेर सारे फुफकारते और जीभ निकालते जहरीले सांप लिपटे हुए थे। उसके पीछे से उन धुंधली आंखों ने सीधे मुझे बिस्तर पर घूर कर देखा। मैंने अपने नीचे दर्द से तड़पती हुई अपनी पत्नी को देखा और उन शादी की मोमबत्तियों को जो समय से पहले बुझ गई थीं। मेरे सीने में एक ऐसी हिम्मत जागी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने बेड के पास रखी रियलगर वाइन की आधी बोतल उठाई और उस पागल बुढ़िया पर जोर से दे मारी। कांच की बोतल टूट गई और रियलगर वाइन उसके पूरे शरीर पर फैल गई। वह तीखी आवाज में चिल्लाई। वे जहरीले सांप ऐसे तड़पने लगे जैसे जल गए हों, लेकिन वह इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि उसे अपने जख्मों की परवाह नहीं थी और वह सीधे मेरी तरफ लपकी और अपना डंडा उठाकर मेरे सिर पर दे मारा। इस जीवन मरण के पल में उसे मत छुओ। रोंग किसी तरह उठ खड़ी हुई थी। उसके पीछे एक हल्की सी लोमड़ी की परछाई दिखाई दी। वह एक चमक और ताकत से घिरी हुई थी। एक जोरदार शेर जैसी दहाड़ पूरे कमरे में गूंज उठी। सारी खिड़कियां टूटकर बिखर गईं। रोंग के पीछे लोमड़ी की परछाई अचानक बड़ी हो गई, जिसमें जमीन हिला देने वाला भारी दबाव था और वह सीधे उस पागल बुढ़िया पर झपटी। बुढ़िया का चेहरा डर से टेढ़ा हो गया। इससे पहले कि वह पीछे हट पाती, लोमड़ी की परछाई ने उसे जोरदार टक्कर मारी और वह दूर जा गिरी। खिड़की के बाहर गरज और बारिश के शोर में उसकी चीख दब गई। बेडरूम का दरवाजा एक अनजानी ताकत से जोर से बंद हो गया। कमरे में फिर से शांति छा गई। ड्रैगन फिनिक्स वेडिंग कैंडल्स अपने आप फिर से जल उठीं। रोंग के आसपास की जादुई चमक गायब हो गई। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी हो और बेदम होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी आंखों की लाल चमक कम हो गई और उसकी जगह एक हल्की कोमल झलक ने ले ली, झरने के पानी जैसी। मुझे बीवी कहो, उसने धीरे से फुसफुसाया। उसकी मीठी नरम आवाज ने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। ऐसा लग रहा था कि जहर का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। लेकिन ड्रैगन फिनिक्स वेडिंग कैंडल्स आधी भी नहीं जली थीं। मैंने उसके सामने खूबसूरत चेहरे को देखा और बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया। मैंने हाथ बढ़ाकर बेडसाइड लैंप बंद कर दिया। जब मैं दोबारा जागा तो तीसरे दिन की सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें पर्दों से छनकर बिस्तर पर पड़ रही थीं। मैंने अपना दर्द करता हाथ हिलाया और अपने पास किसी को नहीं पाया। मेरा दिल घबराहट से धड़क उठा और मैं झटके से उठ बैठा। तुम जाग गए। रोंग खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठी थी, अपने हाथ में वह पुरानी फटी हुई किताब लिए हुए। सिर झुकाए मुझे देख रही थी। उसने साधारण से मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे और उसके बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे। वह बिल्कुल पड़ोस में रहने वाली एक आम लड़की लग रही थी। उस पर अब दानवी चमक का कोई निशान नहीं बचा था। क्या तुम्हारा जहर पूरी तरह उतर गया? वह खुशी से उछलकर मेरे पास आई और मेरे गाल पर एक जोरदार पप्पी दी। और यह तो मुसीबत में किसी वरदान जैसा है। मेरी दानवी शक्तियां और भी मजबूत हो गई हैं। मैंने राहत की सांस ली। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि वह पागल बुढ़िया कहाँ गई। कल उसे मेरी दानवी शक्ति के पलटवार से चोट लगी थी। शायद वह अपने घाव ठीक करने वापस चली गई। चिंता मत करो, जब हम वापस जाएंगे तो मैं दादी से शिकायत कर दूंगी। हम लियू परिवार को उनके किए का फल भुगतने पर मजबूर कर देंगे। ओ, ये सुनकर मेरे दिल का सारा बोझ आखिरकार उतर गया। मैंने उसे जोर से गले लगा लिया। उसका गर्म असली शरीर, उसकी गर्माहट ने मुझे यकीन दिला दिया कि हम जिंदा बच गए हैं। अपना सामान जल्दी से पैक करके हम गांव की तरफ वापस चल दिए। जैसे ही हम गांव के गेट पर पहुंचे, हमने दादाजी यानी गांव के मुखिया को देखा, जो अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे, इंतजार कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि हम सुरक्षित वापस आ गए हैं तो वह बूढ़े आदमी इतने खुश हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। पता चला कि उस दिन वो पागल चुड़ैल बुरी तरह जख्मी होकर भाग गई।
तो गांव के आसपास के सारे सांप भी चले गए। और तो और कमाल की बात यह थी कि जिन गांव वालों को सांप के जहर का हल्का असर हुआ था वो रातों रात पूरी तरह ठीक हो गए। गांव के मुखिया ने मेरा हाथ पकड़ा, रोंगरोंग की तरफ देखा और भावुक होकर बोले, हमारे चेंजीगू गांव और हमारे पूर्वजों पर हु परिवार का बहुत बड़ा एहसान था। अब जब मेरा सबसे बड़ा पोता हु परिवार में ब्याह गया है तो आखिरकार सैकड़ों साल पुराना ये कर्ज चुक गया है। ये कहते हुए दादाजी ने मेरा और रोंगरोंग का हाथ कसकर एक साथ मिला दिया और फिर से भावुक होकर बोले, मेरे बच्चे, मुझे हमेशा डर रहता था कि तुम्हारी किस्मत बहुत कठिन है, कि कहीं तुम अकेले न रह जाओ, लेकिन अब सब ठीक है, तुम्हारे साथ रोंग है। अगर मैं एक दिन आंखें बंद कर लूं और इस दुनिया से चला जाऊं तो भी मैं बिना किसी फिक्र के जा सकूंगा। मैंने रोंग रोंग का हाथ कसकर पकड़ा, उसकी हथेली की गर्माहट महसूस की। रोंग रोंग भी मस्ती करना छोड़ चुकी थी। उसने मेरा हाथ वापस थाम लिया और धीरे से मेरे कंधे पर सिर टिकाकर मेरे कान में फुसफुसाई, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें परेशान करे। मैंने अपना सिर घुमाकर उसे देखा और उसकी चमकती हुई आंखों से मेरी आंखें मिली। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मुझे फिर से दिखाई दे गया, वही छोटी बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी जो 6 साल पहले मेरी गोद में लेटी रहती थी और चुपचाप मेरे साथ रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, पहाड़ी हवा गुजरी और कुछ सूखे पत्ते उड़ा ले गई। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। मैंने उसका हाथ थामा और घर की तरफ चल पड़ा।